हाँ, आवाज सुनाई दे रही है? धनश्री जी, आवाज हाँ सुनाई दे सर। रही है? हेलो। हाँ सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। आज विश्वविद्यालय में एक अध्ययन मंडल की बैठक थी और मैं औरंगाबाद आया था, तो अभी 10:30 बजे 11 बजे वो मीटिंग चालू होगी। उसके पहले जो थोड़ा सा हमारा भाग रह गया है उसे पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, अब तक हमने बीए तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र के जो अलग अलग कालखंड हैं, उन कालखंडों पर कविता के माध्यम से चर्चा की थी और इस कविता के माध्यम से ही किस प्रकार से आधुनिक हिंदी काव्य निर्माण हुआ। जैसे जैसे मैंने पूर्व बताया था कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उसके उपरांत छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग इत्यादि सभी बातों को लेकर के हमने चर्चा की हुई थी। उसके उपरांत हमने नई कविता, उसके उपरांत समकालीन कविता और नई सदी की कविताओं पर भी विचार करने की कोशिश की थी। नई सदी में जो स्त्रीवाद, उसके उपरांत दलितवाद या दलित विमर्श जिसे कहा जाता है, और उसके उपरांत हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से ये अलग अलग वाद दिखाई देते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण वाद आदिवासीवाद भी है। देखिए, कल की तासिका में हमने ये बताने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रेरणा से दलित साहित्य का निर्माण हुआ। आज हम आदिवासी साहित्य की ओर देखेंगे। हिंदी कविता के व्यापक परिदृश्य पर दृष्टिपात करने से आदिवासियों के जीवन पर केंद्रित अनेक कविताओं को हम देख सकते हैं, लेकिन हिंदी में अभी भी यह आदिवासी विमर्श उतनी शिद्दत से नहीं आया है, उतनी ताकत से नहीं आया है। यानी आदिवासी समुदाय को समझने के लिए कविता के रास्ते से गुजरना चाहे तो बहुत बड़ी निराशा हमारे हाथ में लगती है, क्योंकि जिस प्रकार से स्त्रीवादी कविता लिखी गई, जिस प्रकार से दलित विमर्श की कविता लिखी गई, उस प्रकार से लगभग आदिवासी विमर्श की कविता लगभग कम लिखी गई या नहीं लिखी गई, इस प्रकार से हम देखते हैं। आदिवासी कविताओं में ध्यान रखिए, परंतु जिन आदिवासी कवियों ने कविता लिखने का प्रयास किया है, उन्होंने अपने जीवन संघर्षों को लेकर के लिखी कविताओं में नया रास्ता अपनाया है। आदिवासी कविताओं के में मूल स्वर पहचान के संकट को लेकर के जद्दोजहद है। क्या है इनकी पहचान? कोई इन्हें आदिवासी कहता है, कोई कोई इन्हें मूल निवासी कहता है, कोई इन्हें वनवासी कहता है, और एक प्रकार से इनकी अपनी पहचान नहीं बनी है, बनने की कोशिश वो कर रहे हैं। इस प्रकार की पहचान बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उन्हें उतना यश प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी देखा जाए तो जिनकी पहचान ही नहीं है अभी तक, जिनका आपकी भारतीय संविधान द्वारा स्थापित चुनाव आयोग में उनके नाम तक दर्ज नहीं है, उन अलग अलग जातियों के लोगों की कोई पहचान अखिल भारतीय स्तर पर कहीं नहीं हुई है। कहीं उन्हें कोई हिंदू मानता है, कोई क्रिश्चियन मानता है, कोई बिना धर्म के मानता है। और ऐसे में जो एक खतरनाक संकट इन लोगों के सामने आया है,
वो वैश्विक परिदृश्य में एक सांस्कृतिक संकट के रूप में सुरसा की तरह मुह, सुरसा एक राक्षसनी थी जिन्होंने हनुमान जी को निगल लिया था और बाद में हनुमान जी आ गए थे वापिस, ऐसी सुरसा सब कुछ निगल जाना चाहती है। आज जिस वैश्विक परिदृश्य की हम बात करते हैं, आज हम जिस वैश्विक संस्कृति की बात करते हैं, उसमें ये आधुनिकता भयानक रीति से हमारे आदिवासियों की पहचान को मिटाने में लगी है। जहां जंगल ही नहीं रहे हैं तो जंगल के निवासी कैसे रहेंगे? नहीं, आधुनिकता के बाघनखे में नुचते ये जनसमुदाय के सामने विकास का दानव आदिवासी जीवन के मुख्य आधार जल, जमीन, जंगल को निगल जाना चाहता है। महादेव टोप्पो नाम के एक आदिवासी आलोचक ने आदिवासी समुदाय की सामुदायिकता को ही अपनी पहचान माना है और इस सामुदायिक पहचान को संकट में है और इसलिए इस संकट से उबरने का रास्ता भी सामुदायिक शक्ति से ही निकलेगा, इस प्रकार की कविता की है। महादेव टोप्पो आदिवासी स्वर और शताब्दी नाम के कविता संग्रह की सबसे बड़ा खतरा कविता में कहते हैं, यह है सबसे बड़ा खतरा कि हम अपनी पहचान खो रहे हैं कि जब हम अपने स्वाभाविक स्वर न मिमिया रहे हैं न गरज रहे हैं। इसी कारण ऊंची अट्टालिकाओं के पंखों के नीचे हमारी असमर्थता पर मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मित्र, आओ हम पहले अपने कंठों में गरजती हुई आवाज भरें। देखिए, इस कविता में यह स्पष्ट करने की कोशिश की है महादेव टोप्पो ने कि किस प्रकार से यह संकट उनके सामने आकर खड़ा हुआ है। फिर से इस कविता की कुछ पंक्तियों को हम आपके सामने रखते हैं। यह है सबसे बड़ा खतरा कि हम अपनी पहचान खो रहे हैं कि हम अपने स्वाभाविक स्वर न मिमिया रहे हैं न गरज रहे हैं। इसी कारण ऊंची अट्टालिका मतलब इमारतें, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के पंखों के नीचे हमारी असमर्थता पर मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मित्र, आओ हम पहले अपने कंठों में गरजती हुई आवाज भरें। कविता का शीर्षक है सबसे बड़ा खतरा। कविता संग्रह का नाम है आदिवासी स्वर और शताब्दी और कवि हैं महादेव टोप्पो। सबसे बड़ा खतरा कविता में कवि महादेव टोप्पो आदिवासी समुदाय को संगठित और शिक्षित करने का आह्वान करते हैं। जैसा कि इसके पूर्व भी देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रेरणा से पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो, इस नारे की जितनी आवश्यकता दलित समुदाय को हो, उतनी ही आवश्यकता या उससे कुछ ज्यादा आवश्यकता आदिवासी समुदायों के लिए है। आदिवासियों को अन्याय अत्याचारों के विरुद्ध उनकी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, तभी उनके जीवन में अपेक्षित बदलाव या परिवर्तन संभव हो सकेंगे। आदिवासी संस्कृति और आदिम जातियां या आदिम समाज नहीं है, उससे भिन्न सभ्यता और संस्कृति का समाज है। जिस साहित्य में प्रकृति की लय, ताल और संगीत का अनुसरण नहीं हो, संपूर्ण जीव जगत की अवहेलना हो, जो धनलुलुप और बाजारवादी हिंसा और लालसा का नकार न कर पाए, जहां सहानुभूति स्वानुभूति के बजाय सामूहिक अनुभूति का प्रबल स्वर संगीत हो और जो मूल आदिवासी भाषाओं में नहीं रचा गया हो, वो आदिवासी साहित्य नहीं है। अब देखिए, आदिवासी साहित्य क्या है ये भी बताया और आदिवासी साहित्य क्या नहीं हो सकता इस पर भी बताया जा रहा है। मैं फिर से उस वाक्य को पढ़ता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। जिस साहित्य में प्रकृति की लय न हो, प्रकृति की ताल न हो, प्रकृति के संगीत का अनुसरण न हो, संपूर्ण जीव जगत की अवहेलना हो, जो धनलोलुप और बाजारवादी हिंसा और लालसा का नकार नहीं करता, ऐसा जहां सहानुभूति स्वानुभूति के बजाय सामूहिक अनुभूति का प्रबल स्वर संगीत हो
और मूल आदिवासी भाषाओं में नहीं रचा गया हो, वह आदिवासी साहित्य नहीं है। देखिए, जो आदिवासी लोग हैं हमारे इस देश में, जिसको हम एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा करते हैं, उनमें भिल्ल हैं, कोल हैं, किलात हैं, संथाल हैं, हो हैं, ये सारे जो लोग हैं, इन सभी लोगों को किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वे अपनी प्रकृति से आज भी जुड़े हुए हैं। आगे चल करके ग्रेज हुजूर नाम के आदिवासी आलोचक कहते हैं, आदिवासी समाज न अपनी औरतों का अपमान करता है और न ही उसके साथ हिंसा से पेश आता है। वह दुनिया में सह अस्तित्व और सहजीविता का सबसे बड़ा पैरोकार है। पैरोकार मतलब पक्षधर। लेकिन हिंसा और गैर बराबरी के खिलाफ डटकर खड़े इस आदिवासी समाज को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस आदिवासी दर्शन को विस्थापित करके दुनिया को बचाया नहीं जा सकता। आदिवासी कथा साहित्य में जल, जंगल, जमीन और जोरू का सवाल ऐसे ही नहीं उठता, अपितु वह पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति को आत्मसात कर लेता है। आदिवासी कवियों में कुछ नाम महत्वपूर्ण है। मैं एक बार ग्रेस कुजुर इस आदिवासी आलोचक की वो बात आपके सम्मुख रखता हूँ, ध्यान दीजिए, जो आमतौर पर सभ्य समाज में नहीं होता। सभ्य समाज में आमतौर पर महिला का अपमान किया जाता है, लेकिन यह अपमान आदिवासियों में नहीं होता। आदिवासी मातृ संस्थात्मक हैं और बाकी सारी सभ्यताएं जो हैं, आज जिन संस्थाओं में हम जी रहे हैं, जिन परिवार संस्थाओं में, वो पुरुष प्रधान, पितृ प्रधान हैं। वे कहते हैं, देखिए ग्रेस कुजुर, आदिवासी समाज न अपनी औरतों का अपमान करता है और न ही उसके साथ हिंसा से पेश आता है। वह दुनिया में सह अस्तित्व और सहजीविता का सबसे बड़ा पैरोकार या पक्षधर है। लेकिन हिंसा और गैर बराबरी के खिलाफ डटकर खड़े इस आदिवासी समाज को ही खत्म करने की कोशिश हो रही है। इस आदिवासी दर्शन को विस्थापित करके दुनिया को नहीं बचाया जा सकता। इस प्रकार से ये ग्रेस हुजूर नाम के आदिवासी आलोचक कहते हैं। जहाँ तक आदिवासी कविताओं का संबंध है, उनमें कुछ महत्वपूर्ण कवियों के नाम आपके सम्मुख हम प्रस्तुत करते हैं। अभी अभी जिस कवि की बात हमने की थी वो महादेव टोप्पो, निर्मला पुतुल जिसका हमें विशेष अध्ययन करना है, हरिराम मीणा, वहारू सोनवणे ये जो मराठी हैं, केशव मेश्राम, अनुज लुगुन, रामदयाल मुंडा, सरिता बड़ाइग, डॉक्टर मंजू ज्योत्सना, दीनानाथ मनोहर आदि कवियों ने आदिवासी जीवन के विभिन्न पहलुओं, सामाजिक विद्रोह, नारी का जीवन संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, आदिवासी न्याय व्यवस्था, विस्थापन, अस्तित्व की समस्या और अशिक्षा, व्यवस्था के शोषण दमन को शब्दबद्ध किया है। आदिवासी कविता जीवन की भट्टी में जलते समुदाय की त्रासद जीवन यात्रा की वानगी मात्र नहीं, यह आदिवासी समुदाय के जीवन संघर्ष का दस्तावेजीकरण है। मतलब जहां जहां आदिवासी की सांस्कृतिक धारा को तोड़ने का प्रयास ये आजकल की शहरी महानगरीय सभ्यता कर रही है, उसके खिलाफ एक प्रकार के विद्रोह का वातावरण इन लोगों ने सामने लाया है। अब एक कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, वहारू सोनवने। वहारू सोनवने रमणिका गुप्ता द्वारा संपादित पुस्तक है। वहारू सोनवने आदिवासी स्वर और शताब्दी, इस संग्रह में जिसका संपादन रमणिका गुप्ता ने किया हुआ है। वहारू सोनवने जी स्टेज नाम की कविता में लिखते हैं, देखिए, हर मंच पर गए नहीं, हम मंच पर गए नहीं और हमें बुलाया भी नहीं। हम मंच पर गए नहीं और हमें बुलाया भी नहीं, उंगली के इशारे से हमें अपनी जगह दिखाई गई। बैठो वहां, दूर 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 दूर। हम वहीं बैठे रहे, हमें शाबाशी मिली। वे मंच पर खड़े होकर के हमारा दुख हमसे ही कहते रहे। हमारा दुख हमारा ही रहा, कभी उनका नहीं हो पाया।
हमने अपनी शंका फुसफुसाई, वे कान खड़े कर करके सुनते रहे। फिर ठंडी सांस भरी और हमारे ही कान पकड़कर हमें ही डांटा, माफी मांगो वरना मार दिए जाओगे। यानी जो लोग आदिवासियों की किसी मंच पर एक प्रकार से आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, वो कितने झूठे हैं। और जाति के बारे में एक बात कहूं कि बहुत सारे लोगों ने आदिवासियों के नकली कास्ट सर्टिफिकेट निकाल करके नौकरियां पाई हैं। जो मूल हकदार हैं आदिवासी बनने का, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अपितु उन लोगों को मिल रही है जो लोग तथाकथित उच्च भ्रू समुदाय से आए हुए हैं। आदिवासी चिंतन आदिवासियों का तथाकथित सभ्य समाज के प्रति मुखर होने का विरोधी स्वर है, जिसके मूल में विसंगतियों के प्रति प्रतिरोध का भाव है। आदिवासी विमर्श अस्तित्व और अस्मिता का विमर्श है। इसमें आदिवासियों की परंपरा, रूढ़ियां, संस्कृति, उन पर होने वाले अन्याय, अत्याचार, अपमान, शोषण आदि सभी कुछ का बयान हो रहा है। लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक बोली आदि विभिन्न धरातलों पर आदिवासी लेखन एक व्यापक विमर्श का हिस्सा बन रहा है। साहित्य और कला, साहित्य और जीवन के बीच जो दीवारें समाज में खड़ी हैं, उन दीवारों का आदिवासी समाज में कोई भी स्थान नहीं है। इन व्याख्याओं को बदलना जरूरी है, क्योंकि आज आदिवासी समाज में कई प्रथाएं, लोकगीत और लोक नाटक या अनेक कलाएं अभी भी विद्यमान हैं, जो तथाकथित सभ्य समाज ने नकार दी हैं। और ऐसी भी कुछ कलाएं हैं जिनको आज का समाज, आधुनिक समाज शब्दबद्ध भी कर नहीं पाएगा। हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराएं कभी इनकी थमी नहीं है। ऐसी दलीलें इस बात की आवश्यकता जता रही हैं कि आदिवासी साहित्य को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आदिवासी विमर्शकार डॉक्टर विनायक तुकाराम के अनुसार आदिवासी साहित्य वन संस्कृति से संबंधित साहित्य है, जिसको बहुत ही अच्छा नाम दिया है, वनवासी साहित्य। आदिवासी साहित्य उन वन जंगलों में रहने वाले वंचितों का साहित्य है, जिनके प्रश्नों का अतीत में कभी उत्तर नहीं दिया गया। यह ऐसे दुर्लक्षितों का साहित्य है जिनके आक्रोश पर मुख्य धारा की समाज व्यवस्था ने कभी कान नहीं धरे। वह गिरी कंदराओं में रहने वाले अन्यायग्रस्तों का क्रांति मुक्ति का साहित्य है आदिवासी साहित्य। इस प्रकार से विनायक तुकाराम ने आदिवासी साहित्य की परिभाषा करने का प्रयास किया है। एक बार हम इसे फिर पढ़ लेते हैं। आदिवासी साहित्य वन संस्कृति से संबंधित साहित्य है। आदिवासी साहित्य उन वनों जंगलों में रहने वाले वंचितों का साहित्य है, जिनके प्रश्नों का अतीत में कभी उत्तर ही नहीं दिया गया। यह ऐसे दुर्लक्षितों का साहित्य है जिनके आक्रोश पर मुख्य धारा की समाज व्यवस्था ने कभी कान ही नहीं दिए धरे। वह गिरी कंदराओं, कंदरा मतलब गुफाएं, गिरी कंदराओं में रहने वाले अन्यायग्रस्तों का क्रांति साहित्य है। सदियों से जारी क्रूर और कठोर न्याय व्यवस्था ने जिनकी सैकड़ों पीढ़ियों को आजीवन वनवास दिया है, उस आदिम समूह की मुक्ति का साहित्य है आदिवासी साहित्य। आदिवासी साहित्य प्रकृति से जुड़े सतत जीवन के अभ्यासी जंगलों में रहने वाले आदिम जातियों का साहित्य है, जिनका मूल स्वरूप अभी तक आधुनिक सभ्यता के कुहासे से बहुत दूर है। इसका कारण जीवन से जद्दोजहद, सामुदायिक ताकत है, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए की धुन इन्हीं की एकमात्र पहचान है। निर्मला पुतुल आदिवासी स्त्री के जीवन के संघर्ष और अन्याय के चेतना के प्रति एकाग्र भाव से खड़ी है। निर्मला पुतुल जो हमें विशेष कवयित्री के रूप में पढ़नी है, उनके संस्कारों में संथाली आदिवासी समुदाय के लगभग 5000 वर्षों की थाती है। थाती मतलब देय है, उपादेय है, मतलब उसे कहेंगे वारसा,
विरासत है। उनके शब्द जीवन के श्वास प्रश्वास का शब्दांकन है। अनुभव का गढ़ा संसार है, अनुभव से गढ़ा संसार है। शहरी संस्कृति के संपर्क में आने के बाद भी अपनी मूल थाती को संजोकर चलने की जिद है। यही जिद निर्मला पुतुल को निर्मला पुतुल बनाती है, जिसमें जीवन के जद्दोजहद की निर्झरणी सतत कल कल प्रवाहित है। आदिवासी स्त्रियों की आत्मा को भावनात्मक श्रम के साथ उनके उपेक्षित हृदयों और उनके उसमें सुलगते प्रश्नों को शब्दों के माध्यम से वाणी देने का प्रयास है। आदिवासी पारिवारिक संरचना के बीच केंद्रीय धुरी के रूप में आदिवासी स्त्री उपस्थित होती है। परिवार के लिए हाड़-तोड़ मेहनत कर अपने घर परिवार को वो चलाती है। आदिवासी स्त्री अपने हक की बात नहीं कर सकती, क्योंकि हक जताना सिर्फ पुरुषों का अधिकार है। हक की बात न करो मेरी बहन, वो लिखती हैं कविता में। देखिए, कविता का शीर्षक है नगाड़े की तरह बजते शब्द। निर्मला पुतुल की कविता नगाड़े की तरह बजते शब्द। हक की बात न करो मेरी बहन, मत मांगो पिता की संपत्ति पर अधिकार। जिक्र मत करो पत्थरों और जंगलों की अवैध कटाई का। सूदखोरों और ग्रामीण डॉक्टरों की लूट की चर्चा न करो बहन। भरी पंचायत में डायन करार करके दंडित की जाओगी। डायन कहा जाएगा तुम्हें। फिर से इन शब्दों को हम पढ़ते हैं। हक की बात न करो मेरी बहन, मत मांगो पिता की संपत्ति पर अधिकार। जिक्र मत करो पत्थरों और जंगलों की अवैध कटाई का। सूदखोरों, ब्याज लेने वाले लोगों और ग्रामीण डॉक्टरों की लूट की चर्चा न करो बहन। भरी पंचायत में डायन करार कर दंडित की जाओगी। तुम्हें डायन कहा जाएगा, भूतनी कहा जाएगा और पंचायत में कोई न कोई दंड दिया जाएगा। आदिवासी संघर्षों को शब्दबद्ध करते हुए डॉक्टर रमनिका गुप्ता लिखती हैं, जंगल माफिया कीमती पेड़ उसे सस्ते दामों पर खरीद कर ऊंचे दामों पर बेचता है और करोड़पति बन जाता है। पेड़ काटने के आरोप में आदिवासी दंड भरता है और जेल जाता है। सरकार की ऐसी ही नीतियों के कारण आदिवासी जमीन के मालिक बनने के बजाय पहले मजदूर और फिर बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। बंधुआ मजदूर मतलब वेट बिगाड़। आदिवासी जीवन विकास के विस्थापन नामक पुस्तक में वो लिखती हैं, आदिवासी स्त्री का जीवन लोहे के कांटों पर चलने से लिखा जैसा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदिवासी समुदाय के हित संरक्षण के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्थाएं जो आदिवासी समाज के हित में कार्य करती हैं, उनकी नीयत में भी खोट होती है। समाज सेवा करने के नाम पर ये समाज सेवी कुछ ग्रामीण भागों में कार्य करने वाले अफसर, ठेकेदार, बिचौलिए आदि आदिवासी श्रम और आदिवासी स्त्री का शोषण करने से नहीं चूकते। उन्हें प्रायः अशिक्षा, भय और भोलेपन का शिकार होना पड़ता है। कभी जंगल के अधिकारी, लेखापाल, सिपाही, तो कभी राजनेता एवं ठेकेदार का शिकार होना पड़ता है। शिकार होना जैसे उनकी नियति है। वस्तु से भी बदतर स्थिति, मतलब एक चीज, सामान्य चीज से भी इन मनुष्यों को बदतर माना जाता है। कहीं किसी के द्वारा कुछ भी घृणास्पद, अमानवीय और त्रासद माना जाता है। वहारू सोनवो ने, जो आदिवासी कविता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, वे लिखते हैं, एक ऐसी चीज जिसे घाट में, बाट में, जहां मिले थाम लो, जब भी चाहे अंग लगा लो, पूरी हवस तो त्याग दो, न चीख न पुकार। पहाड़ हिलने लगा है, ये कविता का नाम है वहारू सोनवने की। एक बार फिर से इन शब्दों को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। एक ऐसी चीज जिसे घाट में, बाट में, जहां मिले थाम लो, जब जी चाहे अंग लगा लो, पूरी हवस तो त्याग दो, न चीख न पुकार। पहाड़ हिलने लगा है कविता के अंतर्गत आदिवासी कवियों का वितान, वितान मतलब परिप्रेक्ष्य, लंबाई उसकी या उसका विस्तार, विषय के वैविध्य से आटापटा है। श्रुति स्मृति की जबरदस्त व्यवस्था रही थी, जो वेदों और मनुस्मृति वगैरह की।
जिसका उल्लेख हमने कल ही दलित कविता के संदर्भ में किया था। आदिवासी साहित्यकारों के लिए ये कथ्य वस्तु का कोश है, जहां से जितना चाहो सामर्थ्य भर सिक्त हुआ सकता है। मौखिक साहित्य की समृद्ध परंपरा आदिवासियों में मिलती है और उसका लाभ आज के आदिवासी कवि भी ले रहे हैं। आदिवासी साहित्य की उस तरह कोई केंद्रीय विधा नहीं है, जैसे कविता, उपन्यास, कहानी वगैरह कोई नहीं है। जिस तरह स्त्री साहित्य और दलित साहित्य के आत्मकथात्मक लेखन जो आया है, जिसका हमने उल्लेख किया था, झूठन इस आत्मकथा का उल्लेख जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी हुई थी, अपने अपने पिंजरे, जिसको मोहनदास ने मिश्रा ने लिखा हुआ था, या फिर शिकंजे का दर्द जिसको सुशीला ठाकुर ने लिखा था, ऐसी कोई विशिष्ट विधा आदिवासियों की नहीं है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, सभी प्रमुख विधाओं में आदिवासी और गैर आदिवासी रचनाकारों ने आदिवासी जीवन की प्रस्तुति की है। आदिवासी रचनाकारों ने आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के संघर्ष में कविता को अपना मुख्य हथियार बनाया है। 13 जनवरी 2013 की घटना जारवा आदिवासी महिलाओं को विदेशी पर्यटकों के सम्मुख नाचने के लिए मजबूर किया गया। उनकी अर्धनग्न तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड करके उसको अनेक लाइक मिले, अनेक लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया। व्यापारी आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाते हैं और संपन्न राज्यों में बेच देते हैं। झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल जैसे पिछड़े राज्यों की गरीब लड़कियां बैल के भाव से भी कम भाव पर खरीदी बेची जाती हैं। सरकारी और गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में गरीब खासकर आदिवासी लड़कियों की कीमत 5,000 रुपए है। सिर्फ 5,000 रुपए, कभी 10,000, कभी 15,000। 15,000 से ज्यादा कोई कीमत देकर के इन्हें खरीदता तक नहीं है। इस प्रकार से उल्लेख यहाँ मिलते हैं। वस्तु का व्यापार की बात समझ में आती है, पर मनुष्य का व्यापार, खरीद फरोख्त अंतरात्मा विद्रोह कर उठती है। निर्मला पुतुल, जिसका हमें विशेष अध्ययन कर रहे हैं, निर्मला पुतुल ऐसे आदमखोरों के खिलाफ जबरदस्त प्रहार करती हैं। उनके शब्द दराती बन करके, दराती मतलब काटने वाली चीज बन करके हिंसक जानवरों, मानवता के दुश्मनों पर प्रहार करती है। निर्मला पुतुल अपने शोषकों, अत्याचारों एवं तथाकथित संरक्षकों की बखिया उधेड़ कर रख देती है। जबरदस्त खबर लेती है। कहती है वो, नगाड़े की तरह बजते शब्द इस कविता संग्रह में। वो लिखती हैं, ये वे लोग हैं जो दिन के उजाले में मिलने से कतराते हैं और रात के अंधेरे में मिलने का मांगते हैं आमंत्रण। ये वे लोग हैं जो हमारे बिस्तर पर करते हैं हमारी बस्ती का बलात्कार और हमारी जमीन पर खड़े होकर पूछते हैं हमसे ही हमारी औकात। कितना कठोर वास्तव निर्मला पुतुल ने अपने इस कविता में लाया है। देखिए, फिर से उस कविता को हम आपके सम्मुख रखने की कोशिश करते हैं। ये वे लोग हैं जो दिन के उजाले में मिलने से कतराते हैं और रात के अंधेरे में मिलने का मांगते हैं आमंत्रण। ये वे लोग हैं जो हमारे बिस्तर पर करते हैं हमारे बस्ती का बलात्कार और हमारी जमीन पर खड़े होकर पूछते हैं हमसे हमारी ही औकात। आदिवासी जीवन में स्त्री की सामाजिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति का भी सजीव वर्णन भी आदिवासी कविताओं के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। रोटी इन आदिवासियों की पहली और आखिरी जरूरत है और हमारे देश में तो भूखे लोगों को दिल्ली तक में यह कह करके दिलासा दिया जाता है कि भूख है तो सब्र कर, दिल्ली में ये जेर बहस है ये मुद्दा कह करके। आज पुरुषों की तुलना में स्त्री को कम मजदूरी दी जाती है। हल जोतने से फसल काटने तक का कार्य आदिवासी स्त्री ही करती है। पत्तल बनाना, झाड़ू बनाना, चटाई बनाना, तेंदुपत्ता, महुआ चुनना उनके जीवन की रोटी की खोज में भागता नजर आता है। इसलिए ग्रेस गुजुर कलम को तीर होने दो नामक कविता में लिखते हैं
ईंटों की भट्टों में सीज गई है जिंदगी, रोटी की खोज में कहाँ नहीं भागी। कविता का शीर्षक है कलम को तीर होने दो। कवि हैं ग्रेस कुजू। गांवों का देश भारत आज अपने मूल उत्स से षड्यंत्र से सहज उजाड़ा जा रहा है, जहां उसका मूल स्वरूप भाषा, वाणी, रहन सहन, खान पान तो बाद में गायब होगा, उसके पहले कुछ साधन या डर दिखाकर असमत लूट ली जा रही है। वन संरक्षण के नाम पर हम जंगल के मूल निवासियों को, आदिवासियों को उनके मालिकाना हकों से महरूम कर रहे हैं, उनके स्वामित्व को नकार रहे हैं। गैट्स करार, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड ट्रीटी एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से हम वैश्वीकरण, बाजारीकरण और निजीकरण के दौर में आ गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, पेटेंट जैसे कानूनी अधिकार इस भूमंडलीकरण के युग में आदिवासियों को गुलाम बनाने का कार्य कर रहे हैं। जब तक अमेरिका और जापान द्वारा नीम के 8 उत्पादों का पेटेंट अधिकार प्राप्त कर लिया गया है, यदि भविष्य में यानी अब तक, देखिए इसके लिए बहुत सारा संघर्ष हमने किया। जिन आदिवासियों ने उनकी वनस्पतियों के गुण समझ करके, उसके आयुर्वेदिक गुण समझ करके उससे उपचार करवाए, उन्हीं वनस्पतियों को ये सारे लोग, अन्य लोग उसका, अमेरिका और जापान जैसे बड़े बड़े और विकसित राष्ट्र उसका पेटेंट ले रहे हैं, और ये हमारा आदिवासियों का ज्ञान खतरे में आ गया है, क्योंकि उसके सब पेटेंट उनके पास हैं। और पेड़ पौधों के प्रयोग और इलाज की जो ज्ञान परंपरा इन लोगों में है, आदिवासियों में है, वो विकसित राष्ट्र अपनी ओर से ले जा रहे हैं। नीम के 8 उत्पादों को उन्होंने पेटेंट कर लिया है। यानी इस प्रकार से अगर होगा तो आदिवासियों का नियंत्रण, इन उपचार पद्धतियों का नियंत्रण ही समाप्त हो जाएगा। आदिवासी तथाकथित आधुनिक विकास के देवता ने आदिवासियों के शोषण, भ्रष्टाचार, विस्थापन, पलायन और बेरोजगार करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। आदिवासी महिलाएं पलाश के पत्तों से पत्तले झाड़ू बनाकर अपना जीवन निर्वाह करती हैं। आज तो प्लास्टिक का युग आया है, तो उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा? हम उनका रोजगार भी छीन रहे हैं। आकर्षक दिखने वाले प्लास्टिक के झाड़ू, द्रोण और थर्माकोल के पतले हमारे सम्मुख आ गई हैं, और सच्ची जंगल की जो नैसर्गिक रीति से उगे हुए वृक्षों के पत्तों से बना ये पतले हैं, उनका व्यापार नहीं हो रहा है। इसलिए निर्मला पुतुल बहामुनि नामक कविता में आदिवासी स्त्री की भूख और आर्थिक विवशता का चित्रण करते हुए कह रही हैं, तुम्हारे हाथों से बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा एक भी पेट। कैसी विडंबना है कि जमीन पर बैठ बुनती हो चटाइयां, और पंखा बनाते टपकता है तुम्हारे ही काले काले करियारे देह से टप 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 पसीना। नगाड़े की तरह बजते शब्द, निर्मला पुतुल बार बार इस काव्य संग्रह का उल्लेख आएगा। देखिए, तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर कर भी तुम्हारा पेट नहीं भर पाते तुम्हारा पेट। कैसी विडंबना है कि जमीन पर बैठ बुनती हो तुम चटाइयां, और पंखा बनाते टपकता है तुम्हारे करियारे देह से टप 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 पसीना। आज भी हिंदुस्तान के अंदर पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। आदिवासी जब अपनी समस्याओं को लेकर के लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचते हैं तो उनके साथ बर्बरता का व्यवहार किया जाता है। नागपुर के आदिवासी समुदाय ने अपनी मांगों को लेकर के 2002 में मोर्चा निकाला था। इस शांति से निकले हुए मोर्चे पर पुलिस ने लाठी प्रहार किया। भीड़ तितर बितर हो गई। मीडिया को बाद में मोर्चे वाले स्थान पर सूखी रोटी, कुछ हरी मिर्चें, टूटी हुई चप्पलें, फटे कपड़े के टुकड़े मिले, जिससे सरकार को खतरा था।
इनके पास कोई बंदूक नहीं थी, कोई लाठी नहीं थी, क्या थी? कुछ रोटियां, सूखी रोटियां थी, रोटियों के साथ खाने के लिए कुछ नहीं तो कच्ची हरी मिर्चियां थी, और इससे इनको खतरा था कि इन पर अत्याचार करने का, लाठी का प्रहार करने का। मेरे मित्र डॉक्टर भगवान गवाड़े, मेरे मित्र डॉक्टर भगवान गवाड़े, जो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब मराठवाड़ा अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में कार्यरत हैं, उन्होंने एक आदिवासी मोर्चा नाम का कविता संग्रह लिखा है। वे आदिवासी मोर्चा कविता संग्रह में लिखते हैं, संसद भवन के प्रांगण में जब पहुंच गया मोर्चा, संसद भवन के प्रांगण में जब पहुंच गया मोर्चा, बरस पड़ी पुलिस कर्मियों की अनगिनत लाठियां, जैसे झेली थी सीने में पूर्वजों ने अंग्रेजों की गोलियां, तितर बितर हो गई भीड़, भागने लगी हमारी बहू बेटियां, जैसे भगाई जाती हैं जंगल से मुर्गियां, भेड़ और बकरियां। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कविता है। मैं फिर से इस कविता का उल्लेख करना चाहूंगा। आदिवासी मोर्चा नाम का कविता संग्रह है इनका, और इसे महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन उसकी वेदना को अभी तक किसी ने नहीं समझा। भगवान उर्फ अजय गवाड़े लिखते हैं, संसद भवन के प्रांगण में जब पहुंच गया मोर्चा, बरस पड़ी पुलिस कर्मियों की अनगिनत लाठियां, जैसी झेली थी सीने में पूर्वजों ने अंग्रेजों की गोलियां, तितर बितर हो गई भीड़, भागने लगी हमारी बहू बेटियां, जैसे भगाई जाती हैं जंगल से मुर्गी, भेड़, बकरियां। आदिवासी लेखन जीवन का लेखन है, यह कल्पना और मनोरंजन का विषय नहीं है, और न ही आदिवासी औरतें नुमाइश की वस्तु हैं, जो आजकल आधे कपड़ों में जो अभिनेत्रियां, जो मॉडल चलते हैं, ऐसी नहीं है वस्तु। वे दर्द सहने की आदी हैं, और उनका जीवन कठोर संघर्ष की गाथा कहता है। जसिंता केरकट्टा, ध्यान देखिए नाम, जसिंता केरकेट्टा नाम की एक आदिवासी कवयित्री लिखती हैं एक मुक्ति की बेचैनी उसके संघर्ष में, और वे कहती हैं कविता के माध्यम से, मेरी सोच के भीतर अचानक बज उठा है राष्ट्रगान, और मैं खड़ा हूं देश राष्ट्रद्रोही कहलाने के डर से सावधान की मुद्रा में। ठीक इसी समय दीमकों का झुंड घुस आया है मेरे भीतर, मेरी देह को मिट्टी का टीला समझकर खोखला करता हुआ मुझे, और मैं चीखने में असमर्थ खड़ा हूं सावधान की मुद्रा में, क्योंकि राष्ट्रगीत को सम्मान देना है। अंग्रेजों और मुगलों की हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समुदायों ने अपनी निजता की रक्षा के लिए समय समय पर अपने विरोध के स्वर मुखर किए थे। ध्यान रखिए, यहाँ के राजवाड़े हार गए, राजे हार गए, सामंत हार गए, बड़े बड़े संस्थान हार गए, लेकिन यहाँ का आदिवासी अंग्रेजों से कभी नहीं हारा है। बिरसा मुंडा का उदाहरण हम दे सकते हैं, टंट्या भिल्ल का उदाहरण हम दे सकते हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी शक्ति भर आवाज उठाई थी। आदिवासियों ने अपने भूभाग में अपने हकों और अधिकारों के अस्तित्व की लड़ाई की है, विद्रोह किए हैं। अंग्रेजों, साहूकारों, महाजनों, जमींदारों और सुदखोरों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किए। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पहचान का आंदोलन भी शुरू हुआ कि हम आदिवासी हैं। जिसमें संथाल का हूल विद्रोह, उलगुलान, बस्तर की लड़ाई, पूर्वोत्तर का पहचान आंदोलन जैसे विभिन्न आंदोलन हैं, जिनमें से उलगुलान आंदोलन बिरसा मुंडा जी ने, भगवान बिरसा मुंडा जी ने चलाया था। आज अधिकतर आदिवासी साहित्य की प्रेरणा स्रोत बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू, तिलका माझी, टंट्या भिल, कालीबाई, झलकारी बाई जिसने हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कंधे के साथ कंधा मिलाकर के अंग्रेजों को मार डाला था, ऐसी झलकारी बाई, और ऐसी तमाम क्रांतिकारी हैं जो आदिवासी साहित्य के प्रेरणा स्रोत हैं। आदिवासी निगाहें उन लोगों को पहचानने लगी हैं जो आदिवासी स्त्रियों को वस्तु मानते हैं, भोग वस्तु मानते हैं, और आदिवासी समाज को सस्ता मजदूर समझ करके
उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, जल, जंगल, जमीन और जोरू को हथिया कर उनके मूल से उन्हें नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए हैं। ऐसे लोगों से आदिवासियों को बचाना होगा। इस प्रकार से इन आदिवासियों की कुछ बातें हमने आपके सम्मुख रखी। अब हम आदिवासी कवयित्री निर्मला पुतुल की कुछ बातें करेंगे। देखिए, निर्मला पुतुल की एक दो कविताएं हमने आपके सम्मुख अभी पेश भी की थी, लेकिन अब हमें लगता है कि इनका विशिष्ट परिचय भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करना जरूरी है। निर्मला पुतुल कौन है, क्या है, इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले, निर्मला पुतुल का जन्म झारखंड राज्य के, झारखंड जो पहले बिहार में था, उस झारखंड राज्य के दुमका जिले के दुधनी कुरवा गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। निर्मला पुतुल की कविताओं में आदिवासी जीवन के बहुआयामों को देखा जा सकता है। साथ ही आदिवासी के साथ साथ ही आदिवासी स्त्रियों की पीड़ा, वेदना, उपेक्षा, विवशता को भी उजागर किया है। उनकी कविताओं के माध्यम से स्त्री अपने दर्द को अभिव्यक्त करने के साथ साथ पुरुष व्यवस्था का भी विरोध करती है। निर्मला पुतुल अपनी कविता में स्त्रियों के प्रति किए जाने वाले शोषण को भी उजागर करती हैं। इन स्त्रियों में आदिवासी स्त्रियों का भी समावेश है, जिनका शोषण हद से ज्यादा किया जाता है। एक स्त्री को अपना जीवन पिता, पति और पुत्र के सहारे जीना पड़ता है। जैसे कि मनुस्मृति नाम के ग्रंथ में शब्द आता है, देखिए, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति, पिता रक्षति कौमारे, पति रक्षति यौवने, पुत्रः रक्षन्ति वार्धक्ये, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। मतलब पुरुषों पर इसे पराधीन बन करके रहना पड़ता है पुरुषों का। इस पुरुष प्रधान समाज में वह अपने अस्तित्व के साथ अपना स्थान भी तलाशती है। स्त्री को एक ही समय में स्थापित और निर्वासित भी होना पड़ता है। बचपन से लाड़ दुलार से उसे बड़ा किया जाता है और विवाह के उपरांत किसी अन्य अनजाने नगर में, अनजाने शहर में, अनजाने जंगल में उस अनजाने व्यक्ति के साथ बांध कर भेज दिया जाता है। इस वेदना को व्यक्त करते हुए कवयित्री कहती हैं, क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह एक ही समय स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री। कविता का शीर्षक है उतनी दूर मत बयाना बाबा। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता। निर्मला जी की कविताओं में चित्रित स्त्री अपने घर, परिवार, रिश्तों, नातों में अपना स्थान खोजती हैं, अपने अस्तित्व की तलाश करते हुए अपनी जमीन तलाशती हैं। इसका चित्रण अपने घर की तलाश में इस कविता में वो दिखाई देता है। धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर सवाल लिए मैं दौड़ती, हाँफती, भागती, तलाश रही हूँ सदियों से निरंतर अपनी जमीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ। क्या है अपने होने का अर्थ? आदिकाल से ही स्त्री को केवल चार दीवारी में सीमित करके रखा गया, उसकी सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं का दमन किया गया, आज भी किया जा रहा है। जब जब उसने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करना चाहा, तब प्रेमवश या क्रोधवश पुरुष उसे दबाता गया। पुरुष के लिए स्त्री सिर्फ भोग की वस्तु रही। भोग के अतिरिक्त पुरुष स्त्री को कभी भी जान नहीं पाया। लेखिका कवयित्री निर्मला पुतुल अपनी एक कविता क्या तुम जानते हो कविता में लिखती हैं, क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, एक घर, प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी जमीन के बारे में क्या बता सकते हो तुम? यानी पुरुष ने कभी भी स्त्रियों की वेदना को जाना नहीं। इस बारे में संदर्भ में निर्मला पुतुल अपनी अगली कविता में कहती हैं, तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? अगर नहीं तो फिर क्या जानते हो तुम? कुछ नहीं। रसोई और बिस्तर के गणित से परे पुरुषों की भांति स्त्री भी मेहनती होती है। अपने उदर निर्वाह के लिए वो कड़ी जी तोड़ हाथ तोड़ मेहनत कर लेती है। आदिवासी स्त्रियां अपनी जीविका के लिए जो कुछ करती हैं वो
उसका हमने पता है कि झाड़ू, पंखा, चटाइयाँ, ये सब बनाती हैं। बहामुनि नामक कविता में रेखांकित करते हुए कहती हैं वो, जो कविता मैंने पहले भी पढ़ी थी, तुम्हारे हाथों से बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट। कैसी विडंबना है कि जमीन पर बैठ बुनती हो चटाइयाँ और पंखा बनाते टपकता है तुम्हारे करियारे देह से टप 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 पसीना। कवियत्री निर्मला पुतुल आगे कहती है, एक उन्मुक्त आकाश जो शब्द से भी परे हो, एक हाथ जो हाथ नहीं उसके होने का आभास हो। यानी आदिवासी स्त्री अपनी कुछ अलग पहचान बनाना चाहती है। वे लिखती हैं, मेरा सब कुछ अप्रिय है उसकी नज़र में, उनकी नज़र में प्रिय तो है बस मेरे पसीने से पुष्ट हुए अनाज के दाने, जंगल के फूल, फल, लकड़ियाँ, खेतों में सब्जियां, घर की मुर्गियां, सब प्रिय है, उन्हें प्रिय है मेरी गदराई देह। निर्मला पुतुल की कविताएं स्त्री से संबंधित हर यातना को पाठक के समक्ष उघाड़ कर रख देती हैं। वे लिखती हैं, सब कुछ सहती हैं, मन ही मन घूमती हैं, लकड़ी सी घूमती हैं, आंसू पीती हैं, घुट घुट कर जीती हैं, मोम सी पिघलती हैं, कुछ न कहती हैं, रोज जन्मती हैं, रोज मरती हैं, घर भर की पीड़ा सहती हैं, सबकी सुनती है। कवयित्री आगे देखिए, स्त्रियों को इतिहास में स्थान नहीं दिया गया, इस प्रकार से कहती है, स्त्रियों को इतिहास में जगह नहीं मिली, इसलिए हम स्त्रियां लिखेंगे अपना इतिहास। सकारात्मक दृष्टिकोण है यह। हमारा इतिहास उन इतिहास की तरह नहीं होगा जिस तरह लिखे जाते रहे अब तक के इतिहास। हम खून से लिखेंगे अपना इतिहास। हम समय की छाती पर पांव रख करके चढ़ेंगे इतिहास की सीढ़ियां और बुलंदियों पर पहुंचकर फहराएंगे अपने नाम का झंडा। कुछ इस तरह से हम स्त्रियां दर्ज करेंगी इतिहास में अपना नाम। विद्रोह भी वो करती हैं, वो कहती हैं, पर तुम ही बताओ यह कैसे संभव है, आंख रहते अंधी कैसे हो जाऊं मैं, कैसे कह दूं रात को दिन, खून को पानी कैसे लिख सकूंगी। इस प्रकार से विद्रोह भर हैं उनका एक कविता संग्रह बहुत प्रसिद्ध रहा, नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, जो भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से प्रकाशित है। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। और हमारे विचार में निर्मला पुतुल जी, जिनका जन्म 1972 में हुआ, समकालीन है हमारी, तो ऐसी एक महत्वपूर्ण कवयित्री जिन्होंने ये आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए और आदिवासी स्त्रियों की के दुख दर्द को जिन्होंने नाम दिया है, उनका थोड़ा सा परिचय एक बार फिर से प्रस्तुत करते हैं। उनकी कविताओं में तो क्या लिखा है हमने बता दिया है। उनका जन्म 6 मार्च 1972 को हुआ था संथाल परिवार में। संथाल आदिवासी जाति है और उनका जन्म दुमका संथाल परगना झारखंड के दुधानी कुरुआ गांव में जन्म हुआ था 6 मार्च 1972 को। इनके पिता का नाम सिरिल मुर्मू और माँ का नाम कांदिनी हंसदा। इनकी पुत्री ने निर्मला ने राजनीति शास्त्र में ऑनर्स बीए किया और नर्सिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम है नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। ये दोनों का उल्लेख हमने किया हुआ है। इनकी कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी में, मराठी में, उर्दू में, उड़िया में, कन्नड़ में, नागपुरी आदिवासी भाषा में, पंजाबी में और नेपाली में हो चुका है। कविता लेखन के साथ साथ 15 वर्षों से अधिक समय से निर्मला पुतुल जी शिक्षा, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और आदिवासी महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर लगातार सक्रिय हैं। उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं और ये एक गांव की निर्वाचित हुई पहली आदिवासी महिला हैं, निर्वाचित की गई।
उनकी एक दो कविताएं आपके सम्मुख, और एक महत्वपूर्ण बात उनका है कि उनका जो तीसरा कविता संग्रह है उसका भी नाम मैं बता दूं, बेघर सपने, जो 2014 में प्रकाशित हुआ था। उनकी कविताओं का बहुत सारे पुरस्कार उन्हें मिले हैं। और अगर आप YouTube पर जाकर देखेंगे कि उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है बुरुगारा, जिसको 2010 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। YouTube पर ये आसानी से मिल जाता है। बुरुगारा नाम का छोटा जो एक फिल्म है उनके जीवन पर आधारित, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ, वे कहाँ रहे, उन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की, उस पर बहुत ही बढ़िया फिल्म आई है बुरुगारा, जिसको हम ये कहेंगे क्या, वृत्त चित्र कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है और उन्हें साहित्य अकादमी के साहित्य सम्मान प्राप्त हो चुका है। भारतीय भाषा परिषद से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। और ऐसे दर्जनों पुरस्कार फेलोशिप इन्हें प्राप्त हो चुकी है। इनकी एक दो कविताएं और आपके सम्मुख रखने का मैं कोशिश करता हूँ। हमारे 5 मिनट अभी बाकी हैं। इन 5 मिनटों में उनकी एक दो कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। देखिए,